मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश में, 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे। मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो चुका है। उज्जैन दक्षिण से मोहन यादव विधायक हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मोहन यादव के नाम का ऐलान हुआ है। विधायक दल के नेता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने चुना है मोहन यादव को। मध्य प्रदेश में यादव समाज की अगर बात करें तो अपने आप में एक अच्छा खासा नंबर, आबादी के लिहाज से, वोट प्रतिशत के लिहाज से। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ हमारे सहयोगी विकास चंद्रा हमारे साथ हैं। एनके सर, मोहन यादव के नाम ने आपको भी चौंकाया, सरप्राइज किया, और बीजेपी जिस चीज के लिए जानी जाती है वो एक बार फिर चीज सामने आई मध्य प्रदेश में। अनुराग, मुझे तो लगता है कि पूरे विधायक दल जो है बीजेपी का, उसको भी चौंकाया होगा। मुझे नहीं लगता है कि ये पहले से किसी को जरा सा भी अंदाजा था। और यही आपको याद होगा कि गुजरात में भी हुआ था। खुद जिस आदमी का नाम लिया गया था वो खुद मुख्यमंत्री के नाम पे चौंक गया था। तो ये पॉलिटिकल एक्ट है जो कि 2024 के आम चुनाव को देख के किया जा रहा है, और उसमें कोशिश ये है कि हर वर्ग को साधा जाए। ये करना क्यों पड़ रहा है? इसके पीछे एक ही चीज है कि जो कास्ट सेंसस वाला अपोजिशन लाया है ये गेम, उसका ये काउंटर है जी कि तुम तो खाली बैकवर्ड कर रहे हो, हम ट्राइबल बैकवर्ड मैं सारे लोगों को साथ के हम करेंगे, लिहाजा हर राज्य में 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 1 चीफ मिनिस्टर देंगे। मेरे ख्याल से ये पॉलिटिकल एक्ट है जो 2024 को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। अजय, विकास, बुंदेलखंड में जो यादव समाज है मध्य प्रदेश में, खासकर उसका काफी ज्यादा वर्चस्व है। जो आंकड़े अब तक सामने आए मध्य प्रदेश के यादव समाज से जुड़े, 80 से 90 लाख आबादी है, 50 लाख वोटर हैं, और बुंदेलखंड का जो पूरा क्षेत्र है वहां पर यादव अहम भूमिका। और देखिए, ये तस्वीर बहुत कुछ कहती है। मध्य प्रदेश की राजनीति के लिहाज से ये तस्वीर काफी कुछ कहती है। मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां पर आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री को। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, पर्यवेक्षक के तौर पर पहुंचे थे हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब, वो यहां पर शुभकामनाएं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा यहां पर आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव को कैलाश विजय वर्गीय यहां पर शुभकामनाएं दे रहे हैं। इनमें से कई वो चेहरे हैं जिन चेहरों को लेकर तमाम तरीके के कयास पिछले 7-8 दिन से लग रहे थे। उन चेहरों में कैलाश विजय वर्गीय भी एक नाम था, बीडी शर्मा भी एक नाम था, लेकिन अब नाम का ऐलान कर दिया गया है। विधायक दल के नेता के तौर पर डॉक्टर मोहन यादव चुने जा चुके हैं। उज्जैन से विधायक के तौर पर चुनते आ रहे हैं। साल 1982 से स्टूडेंट लीडर के तौर पर अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करते हैं। 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ते हैं। उसके उज्जैन के नगर मंत्री बनते हैं साल 1984 में। साल 2004 तक आते, यानी 20 साल का जो ये राजनीतिक सफर है, ये भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति में सदस्य के तौर तक पहुंचाती है डॉक्टर मोहन यादव को। 2011-13 में कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम का जिम्मा इनको सौंपा जाता है। 2013 में 14वीं विधानसभा में पहली बार उज्जैन से विधायक चुने जाते हैं। 2018 में दूसरी बार उज्जैन से ही विधायक चुने जाते हैं, और अब 2023 में तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। और सिर्फ विधायक ही नहीं चुने गए, विधायक दल के नेता चुन लिए गए, यानी मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, जो बुंदेलखंड की पूरी बेल्ट है, और उसका सीधा मतलब यह कि उत्तर प्रदेश का भी एक बड़ा इलाका जहां पर मोहन यादव का मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में बनना राजनीतिक तौर पर बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, उत्तर प्रदेश में भी। विकास, जी बिल्कुल जी, देखिए, जो मध्य प्रदेश का चुनाव हो, राजस्थान का या छत्तीसगढ़ का, ये उसको बीजेपी बिल्कुल सिर्फ विधानसभा चुनाव के तौर पर नहीं लड़ी थी। 2024 के सेमीफाइनल के तौर पर बीजेपी लेकर चल रही थी, और तब से ही संकेत मिलने लगे थे कि जो भी गोटी यहाँ बैठा सीट सेट की जाएगी, चाहे वो नेतृत्व का हो या मंत्रिमंडल का हो या संगठन का हो, 2024 के हिसाब से ही होगा। तो ये तो पहले कतई मुमकिन नहीं था। पहले ही इस बात का होता था कि अगर शिवराज सिंह चौहान हटाए जाएंगे तो किसी अगड़ी जाति को व्यक्ति को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। इसकी संभावना तो नगण्य थी, और बीजेपी की तरफ से संकेत भी मिल रहे थे। लेकिन डॉक्टर
डॉक्टर मोहन यादव का जो नाम आया है इसको ये काफी चौंका देने वाला है। उसी तरह चौंकाया जैसे मनोहर लाल खट्टर के नाम ने चौंकाया था और रघुवर दास के नाम ने चौंकाया था और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के नाम ने चौंकाया था। लेकिन ये देखें कि टोटल ये खुद शुद्ध रूप से क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधने के लिए ऐसा किया गया है कि 2024 में सब कुछ ठीक रहे। जो बीजेपी की तरफ से संकेत मिल रहे थे उनकी तरफ से कहा जा रहा था समूचे मंच का मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर के आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूँगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। तो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं आपको, ये मंच की तस्वीरें। विधायक दल के नेता के तौर पर चुने गए डॉक्टर मोहन यादव। 4 दशक का लंबा राजनीतिक अनुभव है। 1982 से राजनीतिक पारी की शुरुआत की और 2023 तक आते आते भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक अनुभव को सम्मान देते हुए विधायक दल का नेता चुना है। डॉक्टर मोहन यादव को मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे मोहन यादव। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से जिम्मेदारियां काफी ज्यादा होंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश का चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर, और उन तमाम गारंटियों को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी अब मोहन यादव के कंधे पर। वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं। एनके सर, बीजेपी का जो ये फैसला है ये कार्यकर्ताओं में भी एक नया जज्बा, हौसला पैदा करता है, उम्मीदें कायम करता है कि ऐसा नहीं है कि परंपरागत तौर से ही फैसले लिए जाते रहेंगे। आप अगर पार्टी से के लिए काम करते रहेंगे तो देर सवेरी से ही आपको बराबर सम्मान मिलेगा। कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ता है। नहीं, इसमें एक ही चीज अंतर है अनुराग कि लगातार सम्मान मिलेगा, लेकिन अगर आप देखिए तो शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया था कि उनको बदला जाए। लेकिन पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के कंपल्शंस अलग अलग होते हैं। नतीजा यह होता है कि अचानक मोहन यादव को आप लाते हैं, वो विधानमंडल दल की पसंद होंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। आज विधायक दल की जो मीटिंग हुई है ये उनकी पसंद होंगे ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। ये केंद्र की पसंद है और इस समय जो जो चीफ मिनिस्टर्स आ रहे हैं उनके पास एक ही मैसेज है, आप डिलीवर कीजिए। जो हमने इस समय सेंटर दे रहा है, जो अनाउंस कर रहा है या जो पहले से, उसको डिलीवर कीजिए। अगले 4 महीने में जनता को इतना खुश कर दीजिए कि 2024 के चुनाव में उसका असर दिखाई। एनके सर, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता राखी राठौड़ जुड़ चुके हैं। राखी, पिछले 7-8 दिन से ये सवाल हम लगातार आपसे पूछ रहे थे कि नाम का ऐलान कब होगा, इतनी देरी क्यों, लेकिन अब जो नाम का ऐलान हुआ मोहन यादव, क्या इसके पीछे की सोच हो सकती है, समझ हो सकती है? राखी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को फॉलो करती है। विधायक दल की बैठक हुई और उससे जो नाम निकल कर आया है वही नाम सबके सामने है। मोहन यादव जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी और साथ में देखिए एक संदेश देने का प्रयास किया है पार्टी द्वारा कि जो अनुशासित कार्यकर्ता हैं जिन्होंने लगातार पार्टी के लिए काम किया उनके लिए पार्टी सोचती है और सोच करके आगे ले जाने का काम जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी में किया जाता है। आप देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर भी जिस तरह से विष्णु साय जी का नाम आया, सरपंच से लेकर के राज्य के उच्चतम पद तक पहुंचने का जो उनका पूरा सफर रहा, उस सफर में अगर आप देखें तो अपनी काबिलियत के बूते पर उन्होंने इस काम को किया है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है जहां पर यह संभव है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगी मोहन यादव जी को भी और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह से पिछले 18 सालों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सुशासन की सरकार चल रही है, उसी को आगे बढ़ाने का काम मोहन यादव जी भी करेंगे। ठीक है। एनके सर, आपने कहा कि विधायक दल की पसंद होंगे, इस पर आपको सवाल है सर, लेकिन 48% ओबीसी है मध्य प्रदेश में। 60 से 100 विधानसभा सीटों पर ओबीसी मतदाता मध्य प्रदेश में अपना असर डालता है और एक लंबे वक्त से, कई दशकों से ओबीसी ही चेहरा रहा है मुख्यमंत्री के तौर पर। आपको लगता है इससे बेहतर राजनीतिक तौर पर भी विकल्प नहीं हो सकता था? नहीं, देखिए स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल सही है, लेकिन इसको हम नैतिक रूप से न ले और ये ना कहे कि विधायक दल की पसंद थे वगैरह वगैरह, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। गुजरात में कौन सा चीफ मिनिस्टर पसंद था? आपने खुद ही नाम लिया पुष्कर धामी का, ये कब से पसंद हो गए थे? तो सेंट्रल डिसाइड करता है, विधायक दल उस पर अनुमति देता है, बहुत सिंपल सी बात है। लेकिन स्ट्रेटेजिकली ये एक अच्छा वो है, निर्णय है। अगर आप देखें तो बैकवर्ड कंसोलिडेशन हाल के दौर में फिर से एक बार उभरने लगा है। ऐसे में अगर मोदी जी इस तरह के चेहरे ला रहे हैं तो पॉलिटिकली वो एक प्रूडेंट स्टेप है, समझदारी का स्टेप है। ठीक है, लेकिन विकास चंद्रा,
मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों में से 28 पहले से भारतीय जनता पार्टी के पास है। मध्य प्रदेश उन सेलेक्टेड स्टेट्स में से है जहां बीजेपी अपने सैचुरेशन पर है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोहन यादव के ऊपर दबाव कहीं ज्यादा होगा इस प्रदर्शन को बनाए रखने का। कि अगर 28 को बढ़ाकर 29 नहीं करे तो 27 भी नहीं होनी चाहिए, और इसी के हिसाब से मुख्यमंत्री पद का चुनाव की बीजेपी कर रही थी। और यहाँ मैं एक बात बताना चाहूंगा कि शिवराज सिंह चौहान कोई अगड़ी जाति के नहीं थे, वही पिछड़ी जाति के थे, और ये डॉक्टर मोहन यादव भी पिछड़ी जाति के ही हैं। तो वैसा शिवराज सिंह चौहान ने क्या कर दिया था कि इसे बदल दिया गया? मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश और बिहार। विकास माफ कीजिए, आपको रिएक्शन आ रहा है। महाकाल तो जब यहाँ उज्जैन आते तो महाकाल तो जाना होता ही था उनका भी। हाँ हाँ, अभी सुबह भी महाकाल होकर ही आया। ये इनकी बड़ी बहन है कलावती यादव। जी दीदी, आप बताएं किस तरह जी कितनी खुशी आपको? खुशी तो है, भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत मिली और पार्टी का क्या आपने कल्पना भी की थी? भगवान महाकाल का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है, और निश्चित रूप से बहुत खुशी की बात है। उन संघर्ष भी बहुत है, 1984 से सतत काम किया है भारतीय जनता पार्टी का, और हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है और सतत काम किया है। निश्चित रूप से उसका परिणाम है, बड़ों का आशीर्वाद है, पार्टी का आशीर्वाद है और बाबा महाकाल का आशीर्वाद। उनकी दिनचर्या क्या हुआ करती थी दिन में बाबा महाकाल को? बाबा महाकाल को लेकर दिनचर्या क्या हुआ करती थी उनकी? बाबा महाकाल को लेकर जब भी उज्जैन में आते थे बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेते थे। कल भी बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर गए हैं यहाँ से। बिल्कुल, बाबा महाकाल के और बाबा सभी की, देवी देवताओं की और पार्टी के वरिष्ठों की ये जीत है, और पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में उनको अपनी एक जिम्मेदारी दी गई है। ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में सीएम होना भी कार्यकर्ता है, जिम्मेदारी दी गई है। निश्चित रूप से इस जिम्मेदारी को मिलने से हम सब बहुत प्रसन्न हैं। विद्यार्थी परिषद से ही राष्ट्रीय स्तर तक काम किया है। उनकी गुड़िया बहुत छोटी थी, इतनी बड़ी गुड़िया, ये उनकी बेटी का बालक है। वो बेटी बहुत इतनी बड़ी थी तब शिवा भैया विधायक हुआ करते थे। उन्होंने कहा मोहन तेरी गुड़िया घुटने चलती है कि नहीं चलती है? तो भैया बोले भैया मैं जब निकलता हूँ घर से वो सोई रहती है, मैं पहुँचता हूँ तब वो सोई रहती है, तो मैं घर पहुँच के देख के बताऊंगा। ऐसी बिना किसी पद पे रहे भी वो इतने व्यस्त और प्रवास में रहते थे, निश्चित रूप से पार्टी का काम करते थे। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे थे। देखिए, ये मंच की तस्वीर है। विधायक दल की बैठक हुई है मध्य प्रदेश में, भोपाल में, और उस बैठक में मोहन यादव को विधायक दल के नेता के तौर पर चुना गया है। यानी मध्य प्रदेश की विधानसभा में अगले मुख्यमंत्री मोहन यादव होंगे। तमाम लोग उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। उनके जो करीबी हैं, परिजन हैं, वो अपने अनुभव को, अपनी खुशियों को यहाँ पर साझा कर रहे हैं। लेकिन जिम्मेदारी कहीं ज्यादा होगी, दबाव कहीं ज्यादा होगा, चुनौतियां कहीं ज्यादा होंगी मोहन यादव के ऊपर, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता दीपक झा साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक झा साहब, ओबीसी कम्युनिटी को एक बार फिर एड्रेस करने में बीजेपी सफल साबित हुई है। मध्य प्रदेश में 48% वोट बैंक के बीच एक यादव मुख्यमंत्री, और इसका जो असर है सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में भी होगा, ये तय माना जा रहा है। कांग्रेस के लिए थोड़ा झटके वाली खबर है। आप तो जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, यहाँ बीजेपी बता रही है कि हम तो पिछली जाति के साथ हैं। देखिए हमारे जो मुद्दे हैं वो हमारी पार्टी के मुद्दे हैं और वो हमारे साथ रहेंगे, जनता के लिए रहेंगे। लेकिन मैं भाजपा के लिए कहूँगा कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। आपको इतना समय लग गया, इतना बड़ा जनमानस का आपको चुनाव में परिणाम मिला था, लेकिन कौन सी मजबूरी थी भाजपा के अंदर? ऐसी कौन सी लड़ाई है, कौन सी ऐसी? दीपक झा, आपकी याददाश्त के लिए बता दूं, कर्नाटक में जब कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव जीती थी तो मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करने में लंबा वक्त कांग्रेस पार्टी ने भी लगाया था। ये कोई नई बात नहीं है। अभी कर्नाटक के चुनाव हुए।
सुनिए, अब आपकी याददाश्त के लिए सुनिए, अब आपकी याददाश्त के लिए बता देता हूं, आप लोग जितना चरण वंदन करते हैं भाजपा का, उससे अगर थोड़ा सा कम करेंगे आपकी पत्रकारिता अरे जिंदा प्रभु, रहेगी, मैं तो देश में तथ्यात्मक बात चौथा बता रहा स्तंभ हूं, मजबूत रहेगा। तो कृपया तथ्यात्मक करके बात आप बता रहा हूं हमको दीपक याददाश्त झा। मत बताइए, आप लोग अगर सवाल मैं पूछे। अगर अरे मैं प्रभु, फैक्चुअली गलत अरे बोल रहा हूं तो प्रभु, आप मुझे मैं भी- दुरुस्त कीजिए। आप अरे बताइए, प्रभु, कर्नाटक मैं भी में आज तथ्यात्मक नतीजे आए बात ही थे, कर रहा हूं। 2 दिन आप के बाद सवाल- मुख्यमंत्री ने नहीं, शपथ ले ली थी। इस तरह की बदतमीजी आप अरे हमारे प्रभु, एंकर से नहीं कर अरे सकते। कोई बात एनके सर, कोई बात नहीं, नहीं ये सर, ये allowed नहीं मौजूदा है। वक्त के बहुत प्रवक्ताओं सी की बात नई उन्होंने जमात कही है, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक झा, आप कंप्लीट कीजिए। अगर नहीं, मैं ये फैक्चुअली गलत हूं तो आप मुझे कांग्रेस करेक्ट शायद कीजिए। इसीलिए खत्म हो रही है। आप याददाश्त, मैंने क्या कहा? क्या कहा एंकर ने, क्या कहा आपने जिस पे मेरी आपने ये याददाश्त रिएक्शन क्लियर दिया करें, मैं भी है? आपकी याद सुनिए, आपने मैं भी एंकर को आपकी ये बात याददाश्त क्यों के लिए कही? बता रहा हूं, आप लोग सवाल सत्ता से नहीं करके सवाल विपक्ष से करते हैं। अरे मैंने क्यों कही? मैंने कही, आप कौन होते अरे भाई हैं? काउंटर आप क्वेश्चन है, कौन तुमने कोई दीपक क्वेश्चन झा, किया उसका एंकर जितनी जितनी काउंटर आपकी क्वेश्चन उम्र है कर रहा उतना अनुभव है मैं पत्रकारिता एंकर से का बात इनके कर सर रहा को, जो आपके साथ में बैठे हुए हैं, तो कृपया करके शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखिए। मैंने जो सवाल आपसे किया, पार्टी के अरे टॉप मैं लीडर जो सवाल मैंने आपसे किया, ये ना, उस सवाल का जवाब मेरे आप देना सामने चाहें तो टीवी नहीं दीजिए। यादव मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में होगा तो कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें नहीं बढ़ेंगी। वो कांग्रेस पार्टी जो जातिगत जनगणना का दावा कर रही तुम थी। अभी कांग्रेस पार्टी को हमसे कभी आके बैठ के समझ लेना क्या होती है। तुम्हारे टॉप लीडर सबसे सलाह लेते हैं। दीपक झा, भाई साहब, मैं आप, अरे भैया सुनिए, एक कौन है, मैं टीवी नहीं है मेरे पास, मैं कोई बात नहीं पढ़ा। कोई बात यहाँ बीच में हमको धमकी दे रहे हो, सलाह नहीं, देने नहीं, की बात धमकी कर नहीं दे रहे हैं। इनके सलाह का स्वागत करते हुए बात हाँ, को आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है, नहीं, मैं विनम्रता जरूरी है सलाह प्रवक्ताओं लेने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें बहुत नहीं, साल नहीं, सीखना सलाह पड़ेगा लेने के लिए मैं कांग्रेस की तैयार हूँ, पॉलिटिक्स। बहुत आदर से, मैं बड़े आदर के साथ आपसे सलाह लूंगा। अच्छी बात। अरे भैया, आप अच्छी बड़े बात, सीनियर अच्छी बात। पत्रकार हैं, बार बार लेकिन बीच में बोले तो अच्छा नहीं लगता। नहीं, 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 सवाल का ना- जवाब। ना मैं बोल पाऊंगा, ना एंकर महोदय बोल पाएंगे, ना कोई बोल नहीं, नहीं, पाएंगे। बिल्कुल नहीं, आपने बात विनम्रता बोलने दिखाई। दीजिए, सवाल अगर का जवाब, जातिगत सवाल जनगणना का जवाब मुद्दा है कि भाजपा ने बोलो 10 दिन- हमारे एंकर को कुछ कहना मुझे बर्दाश्त नहीं है। देखिए, जातिगत जनगणना का मुद्दा अभी भी है। ये कौन है भैया? कोई बात क्यों बर्दाश्त नहीं? चले जाइए, उठ के चले। नहीं, 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 अरे दीपक झा प्लीज शब्दों की मर्यादा छोड़ रखिए। दीजिए, यहाँ पे बैठ के डिबेट कर रहे हैं आप। नहीं, मैं बीच में आपके बार-बार ऊपर कोई क्या व्यक्तिगत है? टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। सीधा सवाल मैं पूछ रहा हूँ, क्या- थोड़ी क्या परिपक्वता तरीका है भाई, होनी मुस्कान चाहिए भाई? जब आप पैनलिस्ट के तौर पर बैठते हैं नहीं, नहीं। टेलीविजन पर। थोड़ी परिपक्वता दिखानी चाहिए, थोड़ी गंभीरता दिखानी चाहिए, शब्दों जितनी का उम्र हुई, चयन उतने सोच साल समझ कर मुझे बोलना कांग्रेस चाहिए की जब आप पॉलिटिक्स राष्ट्रीय स्तर पर समझते हुए बोलते हो गया। हैं। एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है प्रवक्ता को भी। अरे आप आपको नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप शब्दों की मर्यादा खो देंगे। आप यहाँ पे दीपक बैठे झा, हुए दूसरे- बहुत अदब के साथ आपसे कह रहा हूं। क्या खो दिया भाई? क्या खो दिया मर्यादा? नहीं, चलिए क्या ठीक है, मैं मर्यादा आऊंगा खो आपके दिया पास। मैंने? कौन सा आप शब्द खुद खो एक दिया? बार जरा रिकॉल कीजिए आपने बोलने क्या दे कहा। रहे हैं, आप बार-बार बोले जा रहे हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं यहाँ पर, लेकिन राखी राठौर, ये जो जातिगत जनगणना का मुद्दा है, इस पर आपको लगता है कि बीजेपी ने एक अपर हैंड ले लिया? इनके सर आऊंगा आपके पास। देखिए, बीजेपी का कांग्रेस की पॉलिसी से कोई लेना देना नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने लगातार इस बात को कहा है कि हमारे देश में 4 ही जातियां हैं, वो गरीब, किसान, युवा और महिला है। उनके उत्थान के लिए लगातार प्रधानमंत्री जी काम कर रहे थे और लगातार करेंगे। अंतिम छोर तक खड़े व्यक्ति तक जब तक सरकार की योजना ना पहुंचे, तब तक मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का जो टारगेट है वो पूरा नहीं होगा। और इसीलिए इन 4 जातियों में ही भी हमारा विश्वास है। जिस तरह से अभी देखा हम लोगों ने कि पूरे इलेक्शंस के अंदर ये जो 5 राज्यों में इलेक्शन हुए, कांग्रेस पार्टी ने लगातार बांटने का प्रयास किया, जातियों में बांटने का प्रयास किया। एक डिवाइड एंड रूल वाली पार्टी है जिन्होंने पहले धर्म के आधार पर, अब जातियों के आधार पर, और जैसे ही रिजल्ट आए वैसे ही ये इंडिया अलायंस वालों ने नॉर्थ साउथ के आधार पर हमारे देश को बांटने का प्रयास किया। ठीक है, राखी माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। भोपाल से हमारे सहयोगी अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, आपको कुछ इनपुट मिल रहे होंगे, मोहन यादव के नाम पर ही फैसला क्यों, क्या है इसके पीछे की वजह? देखिए, इसके पीछे 2 बड़ी वजह मानी जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण जिस तरीके से मोहन यादव संघ के काफी करीबी माने जाते हैं और लंबे समय से संघ से उनका जुड़ाव रहा है और संघ की गुड लिस्ट में मोहन यादव का नाम हमेशा से रहा। दूसरी बात, जिस तरीके से ओबीसी वर्ग को लेकर कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश के अंदर जो जातिगत समीकरण को सेट कर रहा है बीजेपी को, तो पिछड़ा वर्ग को ही सामने लाना होगा। मोहन यादव पिछड़े वर्ग से आते हैं और तीसरा कारण महत्वपूर्ण जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम बड़े दिग्गज चुनावी मैदान में थे और तमाम जो लोग थे अपनी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन न्यूज जिस तरीके से लगातार ये बात सामने निकल के आ रही थी कि केंद्रीय नेता
नेतृत्व का जो भी फैसला होगा वो चौंकाने वाला होगा, और ये चौंकाने वाला फैसला सामने आया है और मोहन यादव को मुख्यमंत्री का जो है नाम की घोषणा कर दी गई है। देखिए, अगर हम देखें तो मोहन यादव उज्जैन दक्षिण से चुनाव लड़ते हैं और लगभग 3 बार विधायक रह चुके हैं। अगर हम पिछली सरकार की बात करें, यानी कि पिछली जो शिवराज सरकार थी उसमें उच्च शिक्षा मंत्री का पद मोहन यादव के पास रहा है। खासतौर पर अगर हम देखें तो देखिए संघ के काफ़ी करीबी माने जाते रहे और शाखाओं से साथ साथ जो है प्रचारक की भूमिका में भी वो रहे हैं। तो ऐसे में सीधे तौर पर संघ का इंटरफेयर इसमें माना जा रहा है और संघ ने लगातार इस बात को माना है कि मध्य प्रदेश के अंदर चूंकि संघ मध्य प्रदेश में सक्रिय हमेशा से रहा है। ठीक है, और लेकिन विकास जब उज्जैन की सियासत की बात होती है, आप तो लगातार बीजेपी को कवर करते रहे, तो नाम सामने आता था सत्यनारायण जटिया का, नाम सामने आता था चिंतामणि मालवीय का, भले ही वो सांसद रहे हों। उज्जैन से मोहन यादव का विधायक दल का नेता चुना जाना एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपको भी चौंकाता है? जी बिल्कुल 100% चौंकाता है कि जितने नामों पर हम लोग अटकलें लगा रहे थे या बीजेपी की तरफ से संकेत मिल रहे थे, उससे बिल्कुल उलट है। कहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल, कैलाश विजयवर्गीय और अन्यों के नाम आ रहे थे, कोई इस तरफ सोच ही नहीं रहा था। लेकिन अब यहाँ जब नाम सामने आ गया है तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि बेशक मुख्यमंत्री तो ये मध्य प्रदेश के होंगे, डॉक्टर मोहन यादव, लेकिन वो राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में पहले कहना चाह रहा था कि अगर हिंदी बेल्ट में अगर बात करें और ओबीसी का नाम ले तो ओबीसी का मतलब एक यादव हो जाता है। हालांकि शिवराज सिंह चौहान भी पिछड़ी जाति से थे, तो एक पिछड़ी जाति के व्यक्ति को हटा करके मोहन यादव को क्यों लाया गया? क्योंकि 2024 में ये नाम उत्तर प्रदेश और बिहार में भरपूर उपयोग में लाया जाएगा और बीजेपी की तरफ से कहा जाएगा कि देखो साहब, हमने एक यादव समाज के माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं इसी सवाल के साथ दीपक झा के पास एक बार फिर। दीपक झा, जो हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि देखिए जो यादव फैक्टर है ये बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भी फायदा पहुंचाएगा और बिहार में भी फायदा पहुंचाएगा, आपको लगता है कि हाँ ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी कांग्रेस पार्टी के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दों की राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी जनता की बात करती है। कांग्रेस पार्टी जिन मुद्दों के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा में गई थी, कर्नाटक में गई थी, राजस्थान में गई थी, वहीं 2024 का जब इलेक्शन आएगा तो हम राष्ट्रीय मुद्दों की बात करेंगे। हम उस महापुरुष को ढूंढेंगे जो महंगाई की बात करता था, जो भ्रष्टाचार की बात करता था, उस महापुरुष को ढूंढेंगे जो बेटियों की इज्जत, महिलाओं का सम्मान की बात करता था, ना कि उस महापुरुष की बात करेंगे जो संसद भवन में बलात्कारियों को संरक्षण देता है। ठीक है, वो मुद्दे यथास्थिति बने हुए हैं। स्वागत करता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यादव जी को बनाया जा रहा है। हम जिस ओबीसी की बात करते थे, जातिगत जनगणना की बात करते थे, भाजपा भी उसी रास्ते पर आई है, तो बड़ी प्रसन्नता की बात है। आप स्वागत कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप स्वागत कर रहे हैं। मैं आऊंगा दीपक, जब वक्त थोड़ा कम है। राखी राठौर, एक सवाल इसके बीच में यह भी खड़ा होता है कि जो राज्यों के स्तर पर बड़े प्रभावशाली, अनुभवी या उभरते छत्रप थे, भारतीय जनता पार्टी उन छत्रपों को खत्म तो नहीं कर रही है? देखिए अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी में हर एक जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनका कोई ना कोई उनके ऊपर दायित्व रहेगा। जैसे आपने देखा आज नरेंद्र सिंह तोमर साहब, जो बहुत अच्छा काम उन्होंने कृषि मंत्रालय संभाला सेंट्रल में, आज वो स्पीकर की भूमिका में होंगे। तो कौन किस भूमिका में होगा ये पार्टी तय करती है और इस बात का मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी हमारे जो बड़े नेता हैं उन सब के लिए कोई ना कोई काम, कोई ना कोई उनके लिए दायित्व जो है वो पार्टी ने सोच रखा होगा। आगे आने वाले समय में आपको नजर आएगा कि कैसे उनका उपयोग पार्टी करेगी, किस क्षेत्र के अंदर इनके अनुभव का उपयोग। विकास बहुत संक्षेप जी, ठीक है, मैं राखी आऊंगा आपके पास। विकास चंद्रा, हर किसी के जहन में यह भी सवाल होगा कि शिवराज सिंह चौहान की नई राजनीतिक पारी क्या होगी, किसी राज्य के राज्यपाल या पार्टी संगठन में राष्ट्रीय महासचिव? ये देखिए, जिस तरीके से विधायक दल की बैठक में नाम आया है और काफी दिन से बीजेपी मंथन कर रही है, ये तो औपचारिकता है मेरे हिसाब से कि जो भी भोपाल में हुआ है वो सब महज औपचारिकता है। केंद्र ने सब कुछ तय करके ही भेजा था। तो शिवराज सिंह चौहान के लिए भी, शिवराज सिंह चौहान के बारे में जो बीजेपी की तरफ से पहले संकेत दिए गए, मैं संकेत शब्द का उपयोग इसलिए कर रहा हूं कि कोई खोलकर इसमें बात नहीं कर रहा है। शिवराज सिंह चौहान अब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, केंद्र में आएंगे और जो पद नरेंद्र सिंह तोमर के पास था, यानी कृषि मंत्री थे, उन्हें कृषि मंत्री का दायित्व सौंपा जा सकता है। पर लेकिन शिवराज सिंह चौहान तो विदिशा से चुने जाते थे, लेकिन क्या एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान 2024 में विदिशा से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? विकास, आप ये कह रहे हैं?
इस बात की पूरी संभावना है कि अपने जो उनका पुराना लोकसभा क्षेत्र है उसी क्षेत्र से वो चुनाव लड़े और आए, क्योंकि अब जब बीजेपी के नेताओं से यहाँ केंद्र में बात की जाती है तो उनका ये कहना है कि शिवराज जी बहुत वरिष्ठ हो चुके हैं और अब केंद्र की राजनीति में आएंगे। और केंद्र की राजनीति का मतलब है कि अब इस समय वो हटे हैं तो 2024 में उस बात की संभावना ज्यादा है कि उन्हें लोकसभा सीट पर उतार दिया जाए और चुनाव जीत करके अगर वो आते हैं तो केंद्र में उनके मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि उसे भी संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी। और यह बात भी है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की बड़ी भूमिका तय की जाएगी। आज ही बीजेपी के संगठन के एक नेता ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान को ऐसा नहीं है कि किनारे कर दिया जाएगा, उनके नाम का उनके काम का भरपूर उपयोग पार्टी करेगी और आगे भी करती रहेगी। ठीक है एनके सर, कोई भी 4 बार का मुख्यमंत्री ये नहीं चाहेगा कि वो अब लोकसभा का चुनाव लड़े और केंद्र सरकार में कैबिनेट का मंत्री बने। उस पोर्टफोलियो के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से उसकी पहली पसंद नहीं होगी। लेकिन जैसा हमारे सहयोगी विकास बता रहे हैं कि देखिए शिवराज सिंह चौहान को मैसेज दे दिया गया है कि आप लोकसभा चुनाव लड़िए, केंद्रीय राजनीति में मंत्री के तौर पर अपनी अहम भूमिका निभाइए। नरेंद्र सिंह तोमर, विकास आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, 3 बार के सांसद हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और अब राज्य विधानसभा में स्पीकर की जिम्मेदारी संभालेंगे। ये सामान्य नहीं होता सर किसी भी नेता के लिए, उसके राजनीतिक कद के लिए। आपको लगता है ये बीजेपी का अनुशासन ही है जो ये सब कुछ होने देता है? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बीजेपी के अनुशासन। और ये बात है कि नरेंद्र मोदी की मकबूलियत अभी जो भी है वो मकबूलियत अभी भी इंटैक्ट है। नतीजा ये होता है कि जो सेंटर के डिक्टेट्स होते हैं उसको मानना ही पड़ता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान एक परफॉर्मिंग लीडर है, लिहाजा एग्रीकल्चर मिनिस्टर बनाना बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपको किसान एक ब्लॉक के रूप में, वोटर के रूप में उभरा है और इस समय डिलीवरी की जरूरत है। किसान डिस्ट्रेस में है और बहुत सारी डिलीवरीज करनी है। तो अगर शिवराज सिंह चौहान को केंद्र में लाते हैं, कृषि मंत्रालय देते हैं, तो मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा स्टेप होगा और ये कैलकुलेटेड स्टेप होगा किसान के वोट पाने के लिए। क्योंकि जहां तक मेरी जानकारी है, नरेंद्र मोदी जी आने वाले दिनों में किसानों के लिए काफी कुछ नई घोषणाएं करने जा रहे हैं। उनका डिलीवरी कैसे होगा यह सुनिश्चित करना कि कृषि मंत्री के लिए एक अहम रोल होगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये एक अच्छा और उसका लंबा अनुभव भी है 2005 से 2023 तक। ये बैकवर्ड वाली जो आप बात कह रहे हैं, जी सर कंप्लीट कीजिए सर। जो बैकवर्ड वाली आप बात कह रहे हैं वो सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस ने जो ये कहा है कि जिसके लंबा संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, उसकी वजह से बैकवर्ड कंसोलिडेशन एक बार फिर से हो रहा है और बीजेपी को अपनी सारी योजना जो थी, सारी पॉलिसीज थी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी, वो सारी बैकवर्ड सेंट्रिक करना पड़ेगा। अगले 4 महीने आप देखेंगे कि पूरी पॉलिटिक्स विधायक हैं और निश्चित रूप से जो यहाँ तक मध्य प्रदेश की यात्रा, विकास यात्रा चली है, इसको और आगे बढ़ाने की भूमिका उनकी रहेगी। कई नाम चल रहे थे लेकिन मोहन यादव, ये काम हमारे स्थानीय हमारे जो नेता हैं उनकी सहमति ये मुख्य भूमिका होती है, उसमें हमारा भूमिका कोई नहीं। मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के पर्यवेक्षक पार्टी के स्तर पर वो बता रहे हैं कि जिस तरीके का फैसला लिया गया उसका क्या कुछ मतलब है, वो टेलीविजन स्क्रीन पर आपके दिख रहा है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव सर भी जुड़ चुके हैं। राहुल सर, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन जिस अनुशासन की बात हम भारतीय जनता पार्टी में कर रहे हैं, दीपक झा, आपको लगता है कि अनुशासन कांग्रेस पार्टी को भी सीखना चाहिए? देखिए, अनुशासन, अभी आपने खुद ही कहा था कि बात कांग्रेस को क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए। बात यह है कि जिस शिवराज सिंह चौहान ने जिताया था चुनाव, आप जनता को देखा दिए, जनता को ये साथ छल कर रहे हैं। तो बात है कि भाजपा जनता के साथ छल कर रही है। शिवराज सिंह का आपको एक भाषण याद होगा कि मामा चला जाएगा तो बहुत याद आएगा ये मामा। ऐसे नहीं होगा, ऐसे आनंदी भाई आइए ना, एक बार आप इकट्ठे करवाओ ना, आनंदी आइए, चलिए। मोहन यादव मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनाते हैं। मैं आऊंगा दीपक झा आपके पास। मोहन यादव कुछ कह रहे हैं। मीडिया का जमावड़ा, हर किसी के जहन में यही सवाल कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोहन यादव के नाम पर सहमति बनने के पीछे की क्या कुछ वजह नजर आती है, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। मध्य प्रदेश एक बड़ा राज्य है, 29 लोकसभा सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। 2019 के लोकसभा चुनाव में 28 सीटें मिली थी
एक सीट सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से दूर रही थी। लगातार एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बीजेपी के लिए सैचुरेशन है मध्य प्रदेश में, इससे ज्यादा बेहतर क्या होगा, ये अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन जैसा हमारे सहयोगी विकास चंद्रा बता रहे हैं कि अगर 2019 में 29 में से 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो मोहन यादव के ऊपर यह जिम्मेदारी होगी कि 28 से घटकर 27 ना रहने पाए। राहुल देव सर, इस फैसले का क्या कुछ मतलब आपको नजर आता है सर? मोहन यादव के नाम का ऐलान, बीजेपी ने आपको भी सरप्राइज किया? हाँ, मैं राहुल देव बोल रहा हूँ। जी सर, कैच कर दीजिए। जी राहुल सर, हाँ। बीजेपी ने सरप्राइज किया आज के फैसले से आपको भी? लगता है राहुल सर से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन राखी जी, ये जो सवाल लगातार उठ रहा है कि भाई अब देखिए मध्य प्रदेश में जो डिलीवरी है उसको कैसे मोहन यादव कर पाएंगे? वो विधायक रहे हैं 3 बार के, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर जो डिलीवरी का अनुभव है वो उनके पास नहीं है। वक्त बहुत कम है, 4 महीने का लोकसभा के चुनाव का। राखी राठौर, देखिए, डिलीवरी होगी। जिस तरह से सेंट्रल नेतृत्व का उन पर विश्वास रहा है, सारे के सारे विधायक मिलकर के, हमारा पूरा भारतीय जनता पार्टी का स्टेट यूनिट मिलकर के इस काम को सुनिश्चित करेगा कि डिलीवरी हो और इससे बेहतर रिजल्ट आएंगे। आप देखिए, किसी भी स्टेट के अंदर 18 साल के गवर्नेंस के बाद में, 18 साल के कार्यकाल के बाद में 163 सीटें लाना, इतना प्रचंड बहुमत लाना एक बहुत बड़ी चीज़ है और ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं डिलीवरी के लिए भारतीय जनता पार्टी की पहचान अब शुरू होगी। हमने देखिए पिछले 10 सालों के अंदर कांग्रेस पार्टी ने किसी भी राज्य के अंदर अपनी सरकार को रिपीट नहीं किया। हमने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं, चाहे वो गुजरात हो, उत्तराखंड हो, यूपी हो, हमने रिपीट करने का काम किया और इसी तरह से डिलीवरेंस के माध्यम से ही हम लोग, उसी का आधार है जिसके वजह से लोग जो है हमें वोट देते हैं। ठीक है राखी, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। दीपक, आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले राहुल सर तक आवाज अब पहुंच रही है। राहुल सर, आपका पहला रिएक्शन, मोहन यादव के नाम के ऐलान ने आपको भी सरप्राइज किया क्या? हेलो जी राहुल सर, आवाज पहुंच रही है आप तक? आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, बहुत डिस्टरबेंस है। अच्छा, मैं कोशिश करता हूं सर एक बार फिर आपसे संपर्क करने के लिए। दीपक, डिसिप्लिन का सवाल था, आप जवाब दे रहे थे, बात आपकी बीच में अधूरी रह गई थी। कांग्रेस पार्टी को सीखना चाहिए डिसिप्लिन? देखिए, उम्मीद करता हूं बीच में कोई टोका टाकी ना करेगा, क्योंकि हमारी आपकी बहस हो रही है, वो यहाँ पे चर्चा हो रहा है, बीच में कोई आके बोल जाता है तो फिर बात का अनर्थ हो जाता है। बात है कि कांग्रेस को कुछ सीखने की इनसे जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने जिन मुद्दों को उठाया था, भाजपा कांग्रेस से सीख रही है। हमने जातिगत जनगणना की बात करी थी, हमने ओबीसी की बात करी थी, आपने वही बातें यहाँ पे कही है आज कि कहीं ना कहीं भाजपा बैकफुट पे थी जातिगत जनगणना के हिसाब से, यादवों के हिसाब से, ओबीसी के हिसाब से। आज मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री इनको चुनना पड़ा, जिनकी जिससे जितनी हिस्सेदारी है उसकी उतनी भागीदारी। जो हम बात करते थे, भाजपा कहीं ना कहीं उसी मुद्दे को आज यहाँ पे लेके आई है। तो मैं स्वागत करता हूँ कि हमारे नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता दूरदर्शी है, कांग्रेस पार्टी के नेता जो मांग करते आ रहे थे, भाजपा ने आज आखिरकार वो इम्प्लीमेंट किया। इसके लिए दीपक जी, मैं मानकर चलता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी की खुशफहमी नहीं होगी जो आप कह रहे हैं, लेकिन ठीक है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल एक बार फिर जुड़ चुके हैं भोपाल से। अतुल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो इस वक्त हलचल किस तरीके की है पार्टी दफ्तर में? जरा तस्वीरें अगर दिखा सकें आप तो। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से नाम सामने निकल के मोहन यादव का मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे आया, उसके बाद से ही हम देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीरें, तमाम हुजूम जो हैं इस समय यहाँ पे कार्यकर्ताओं का यहाँ पे पहुँचना शुरू हो चुका है और लोग जो है यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं मोहन यादव का कि वो बाहर निकल के आए, अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करें। हालांकि देखिए, ये पार्टी दफ्तर के बाहर की तस्वीर है और सुबह से ही यहाँ पे कार्यकर्ताओं का आने का जो है आलम यहीं पे था और तमाम जो कार्यकर्ता हैं अलग अलग संभागों से, अलग अलग अंचलों से यहाँ पे पहुंचे थे। लेकिन साफ तौर पे अगर हमने ये देखा कि जिस तरीके से सुबह से ही अटकलें चल रही थी तो कुछ नामों का जिक्र किया जा रहा था, लेकिन जब निर्णय निकल के आया पार्टी आलाकमान का और विधायक दल का तो सबको चौंका दिया और चौंकाने के बाद ये अब तय पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं कि अगला जो मुख्यमंत्री का जो पद है वो मोहन यादव के पास है और वो तमाम जो लोग हैं अब इस पे पार्टी आलाकमान ने जो निर्णय दिया है उस पर सहमति जताते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि देखिए, जिस तरीके से बात कर रहे हैं
कि सिर्फ मध्य प्रदेश में 23 का ही नहीं है, 24 का भी रण है। और 24 के रण के लिए खासतौर पे बीजेपी ने मध्य प्रदेश के अंदर तैयारी जो करके रखी है, तैयारी जो शुरू करी है, उसमें आधी आबादी यानी कि आधी वोटर्स जो थे जो ओबीसी वर्ग के, उनको भी साधने की कोशिश की गई थी। हालांकि डॉक्टर मोहन यादव के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की जाएगी मध्य प्रदेश के अंदर कि पिछड़े वर्ग के साथ पार्टी खड़ी हुई है। और जो एक लोकसभा सीट को लेकर तैयारी की जा रही है, लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरीके से लगातार तैयारी की जा रही है, इसको और आगे बढ़ाने का काम अब डॉक्टर मोहन यादव करते हुए दिखाई देंगे। बहरहाल लेकिन देखिए, जिस तरीके से हमने देखा कि ये कहते हुए आ रहे थे कि मध्य प्रदेश में चौंकाने वाले नाम जरूर पार्टी नेतृत्व की तरफ से दिए जा सकते हैं, और हुआ भी यही। संघ काफ़ी करीबी माने जाते हैं, लंबे समय से सियासत का अनुभव रहा है, क्षेत्र में काफ़ी पकड़ रही है। उज्जैन दक्षिण से ये विधायक का चुनाव लड़ते आए हैं, उच्च शिक्षा मंत्री के पद पे पिछली सरकार में रहे। कुल मिलाकर लोगों के बीच में रहना, जनता से जुड़ के बात करना, कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित करना, ये सब तो तमाम जो है। अतुल, मैं आपका रुख करूंगा, एक बार फिर जरा तस्वीरें जरूर दिखाइएगा। और मोहन यादव अब से थोड़ी देर में रिएक्ट करने जा रहे हैं, उनकी जो पहली प्रतिक्रिया है वो सामने आने वाली है। जैसे ही वो बोलेंगे सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, माफ कीजिए, ये जो राजनीतिक तस्वीर है इसको आप देखिए। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अब नजर आएंगे। राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम होंगे मध्य प्रदेश के। जगदीश देवड़ा एक और उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में चुने जाएंगे। संभवतः पिछले कई दशकों में पहली बार ऐसा हो रहा होगा। विकास, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, जब मध्य प्रदेश में उप मुख्यमंत्री जैसी कोई व्यवस्था वजूद में आई होगी। विकास जी बिल्कुल सही कहा आपने, इसके पहले ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन अब देखें, जो छत्तीसगढ़ जैसे छोटे राज्य में जब उप मुख्यमंत्री की व्यवस्था हो सकती है, तो मुझे पूरा इस बात का यकीन था कि, और हालांकि पार्टी की तरफ से संकेत भी मिल रहे थे कि उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे जातीय समीकरण को संतुलित करने के लिए। तो जैसे ही एक अगर पिछड़े वर्ग का व्यक्ति मुख्यमंत्री होता है, तो अगले वर्ग से किसी व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, या दलित या एसटी जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी उसे एक और उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो ये टोटल जो आप सब देख रहे हैं समीकरण, ये 2024 के लिए जातीय समीकरण और साथ साथ इसे क्षेत्रीय समीकरण कि अगर उज्जैन संभाग से एक व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री होता है, तो किसी और संभाग से एक उप मुख्यमंत्री, या दूसरे संभाग से एक और उप मुख्यमंत्री, और किसी और संभाग से विधानसभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो क्षेत्रीय समीकरण भी सध गया और जातीय समीकरण भी संतुलित हो गया। विकास, मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन उससे पहले राहुल देव सर, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सुन पा रहे होंगे मुझे। जी, आवाज साफ आ रही है। राहुल सर, मोहन यादव के नाम ने आपको भी सरप्राइज किया? पूरी तरह अप्रत्याशित था, ये नाम कहीं चर्चा में नहीं था, तो अब जान के मैं भी उतना ही हैरान हूं जितना मैं समझता हूं सब लोग हैरान। ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, मध्य प्रदेश में 48% ओबीसी कम्युनिटी है। आपको लगता है कि पॉलिटिकली एक सही फैसला? देखिए, बिल्कुल, और मैं समझता हूं कि भाजपा की एक रणनीति ये है कि अगले लोकसभा चुनाव आते आते ये जो सारा कांग्रेस द्वारा या विपक्षी गठबंधन द्वारा जो कोशिश की जा रही है कि जाति मतगणना के नाम पर पिछड़े मतों को एक किया जाए अपने पक्ष में, उसकी काट बीजेपी ने तैयार कर ली है। हमारे केंद्रीय पर्यवेक्षक आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में आदरणीय के लक्ष्मण जी और आदरणीय सुश्री आशा लकड़ा जी राष्ट्रीय सचिव, तीनों केंद्रीय पर्यवेक्षक के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई है। उस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव जी का नाम प्रस्तावित किया मध्य प्रदेश के नए नेता के लिए, विधायक दल के नेता के लिए। और हमारे केंद्रीय मंत्री हैं वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय मध्य प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव का आज अभी समर्थन किया है। और मैं मोहन यादव जी मध्य प्रदेश के विधायक दल के नए नेता के तौर पर आज वो निर्वाचित हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की ओर से, मध्य प्रदेश के करोड़ों करोड़ कार्यकर्ताओं की ओर से उन्हें बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, देश के गृह मंत्री, भारतीय राजनीति के आधुनिक चाणक्य, जिन्होंने मध्य प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मन में मोदी और
मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश के अभियान को जनता ने जो आशीर्वाद दिया, कुशल रणनीति अमित शाह जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का जो आशीर्वाद मिला, मैं हमारे नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी, पूरे नेतृत्व को बधाई देता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं कि एक ऐसे कार्यकर्ता को जो विचार के लिए प्रतिबद्ध होकर, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन छात्र राजनीति से लेकर विचार के लिए काम करने का लगातार जो प्रयास किया है, अथक मेहनत और परिश्रम के साथ जमीन से निकले हुए सामान्य परिवार के व्यक्तित्व को आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया है। मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी का अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमें विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में यह मध्य प्रदेश, जो हमने कहा कि अपने स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने के लिए, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का जो संकल्प है, आज हमारे मोहन यादव जी नेता चुने गए। उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने का संकल्प आज लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उस दिशा में उस संकल्प को पूरा करने के लिए मोहन यादव जी से लेकर के पूरी भारतीय जनता पार्टी प्रतिबद्ध है। मैं पुनः एक बार मोहन यादव जी को बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय अमित शाह जी का, माननीय नड्डा जी का, माननीय शिवराज जी का, नरेंद्र सिंह जी का, कैलाश जी का, प्रहलाद जी का, सभी लोगों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं और मोहन जी को पुनः एक बार बधाई। प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय तो आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को, वो बता रहे थे कि किस तरीके से फैसला लिया गया और आप सुनिए। प्रारंभ हुए थे उन कामों के बलबूते पर मध्य प्रदेश ने पूरे देश में एक अलग पहचान बनाई है। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी का, मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी का, यशस्वी अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी का, हमारे अपने वरिष्ठ नेता माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब का, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा, माननीय प्रहलाद पटेल जी वरिष्ठ नेता, माननीय राकेश सिंह जी और सभी और आज विधायक दल के नेता के नाते से हमने सबने मिलकर संकल्प किया। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को एक बड़ी जवाबदारी दी। मैं जवाबदारी की इस बड़े काम को बता सकता हूं कि केवल ये भाजपा ही है जो सामान्य से छोटे से कार्यकर्ताओं को भी इतनी बड़ी जवाबदारी देती है। यही हमारा अपना भाजपा का चरित्र है। भाजपा के इस नए दायित्व के मैं लिए हृदय से आभार भी मानता हूं और आप सबके विश्वास के साथ निश्चित रूप से जो विकास का कारवा बढ़ाया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, निश्चित रूप से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं हमारे लिए जो स्लोगन था एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इस स्लोगन के आधार पर निश्चित रूप से उनके विकास के सपने को लेकर आगे चलेंगे। मैं एक बार फिर हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री अमित जी, माननीय नड्डा जी, माननीय वी.डी. जी का आभार मानता हूँ, माननीय शिवराज सिंह जी का आभार मानता हूँ जिन्होंने मुझे बहुत बड़ी जवाबदारी दी। हृदय से आप सबका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव को, जो आभार यहां पर दे रहे हैं पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को, चुने हुए विधायकों को। आवाज आया था, ये 5वीं बार भाजपा की सरकार बन रही है। निश्चित रूप से हम सब मिलकर के और प्रदेश की जनता की अपेक्षा के आधार पर इसको आगे ले जाएंगे। एक बार आप सबका आभार। अभी गवर्नर हाउस जा रहे हैं माननीय विधायक दल की बैठक की कार्रवाई का मैं पत्र सौंपने के लिए हम गवर्नर हाउस जा रहे हैं। तो वी.डी. शर्मा ने बताया कि अब राजभवन की तरफ विधायक दल की बैठक के बाद जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता जानकारी देने के लिए, और इसके बाद शपथ ग्रहण को लेकर जो तारीख और वक्त है वो तय किया जाएगा और मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे उस वक्त, उस तारीख को जिस तारीख पर सहमति बनती है राजभवन से, राज्यपाल से। लेकिन विकास चंद्रा,
छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री का ऐलान होता है एसटी कम्युनिटी से, मध्य प्रदेश में ओबीसी कम्युनिटी से ऐलान हो चुका है। अब सवाल यह है कि राजस्थान में ऐलान किस आधार पर होगा? क्या कोई एससी चेहरा होगा? क्या कोई महिला होगी जिसके नाम पर कल ऐलान किया जा सकता है? विकास, मैं ऐड ऑन कर दूं, ये सवाल मैं आपसे तब पूछ रहा हूं जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में राजपूत चेहरे मुख्यमंत्री हैं। हिसाब से ही होगा, और जिस जी वही जो भी होगा वो सारी व्यवस्था की जा रही है। 2024 के हिसाब से जातीय समीकरण साधे जा रहे हैं। आप देखें कि पर्यवेक्षकों की जातियों पर अगर आप निगाह डालें तो देखें छत्तीसगढ़ में कौन से लोग गए थे और मध्य प्रदेश में कौन से लोग गए थे, और अब राजस्थान पर निगाह डालिए कि वहां पर राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े, सरोज पांडे, 3 लोग वहां पर पर्यवेक्षक हैं। तो जो एक राजनीतिक अटकलें लगाई जा रही थी तो यही लगाया जा रहा था कि जिस तरीके के पर्यवेक्षक छत्तीसगढ़ में भेजे जाएंगे तो वहां कोई आदिवासी होगा, मध्य प्रदेश में ओबीसी होगा, और हो सकता है कि राजस्थान में किसी अगड़े समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए और पिछड़े समाज के व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए और किसी एक दूसरे समाज के व्यक्ति को वहां पर विधानसभा का अध्यक्ष बना दिया जाए। तो अभी तक ये अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन जिस तरीके से वसुंधरा को लेकर के खींचतान अभी जारी है तो इसमें कुछ भी अटकलें लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। पहले क्योंकि कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे ही होंगी, लेकिन अब लग रहा है कि वसुंधरा नहीं होंगी, किसी दूसरे व्यक्ति को जो अगले समाज से हो सकता है कि वहां मुख्यमंत्री बना दिया जाए। लेकिन वहां भी ओबीसी समाज एक बहुत बड़ा समाज है और इस समय बीजेपी ओबीसी पॉलिटिक्स ही करती हुई नजर आ रही है। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच राहुल देवसर उत्तराखंड में, पुष्कर सिंह धामी तो 2022 का विधानसभा चुनाव हार गए, उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, वो दोबारा से उपचुनाव जीत कर आते हैं। झारखंड में रघुवर दास, हरियाणा में खट्टर साहब पहली बार वो पर्यवेक्षक हैं इस वक्त मध्य प्रदेश में। ये जो तमाम चेहरे, और गुजरात में भूपेंद्र पटेल के चेहरे का जिक्र किया था इनके सर ने, ये बीजेपी की अलग पॉलिटिक्स है मोदी एरा में। एक तो ये बात हमें समझनी होगी कि बीजेपी में केंद्रीय नेतृत्व ही सर्वोच्च है और सब कुछ उसकी ही इच्छा से चलता है, और अनुशासन इतना कड़ा है कि जो वहाँ से निर्देश आता है उसके विरोध में बोलने की किसी का साहस होता है और न वो संस्कृति अब वहाँ की रही है। तो ये तो ठीक है कि जातियों का और उपजातियों का समीकरण सबको, हर पार्टी को बिछाना पड़ता है। बीजेपी ने भी अपना किया है और उसने अपने को पिछड़ों की अग्रणी जाति पार्टी बना दिया है, एक तरह से वो सिद्ध कर दिया है। तो अब उसके ऊपर यह आरोप नहीं लगाया जा सकता कि वो सवर्णों की पार्टी है जी। लेकिन तो अब 2-3 जो बड़े वर्ग माने जाते हैं जिनको प्रतिनिधित्व की जरूरत ज्यादा मानी जाती है राजनीति में महत्व की दृष्टि से, उसमें अभी एक महिला का वो बाकी है। और अब राजस्थान में देखना होगा, रोचक होगा बहुत कि वहां पे किसका चुनाव होता है, कि किसी महिला को यानी जाति लैंगिक समानता की बात की जाती है, उसके विकास की बात की जाती है, या वहां भी पिछड़े या अति पिछड़े या फिर कोई सवर्ण ऐसे प्रतिनिधित्व को चुना जाता है। तीसरी बात कि बीजेपी ने एक 3-4 पद ऐसे बना लिए हैं, एक मुख्यमंत्री, साथ में 1 या 2 उप मुख्यमंत्री और फिर लोकसभा विधानसभा अध्यक्ष। तो ये 4 पद उसके पास है जिसमें वो हर प्रदेश में क्षेत्र और जातियों का एक समीकरण अच्छा बिठा सकती है। ठीक है प्रतिनिधित्व का सर, लेकिन आप भी राजनीति को कई दशकों तक आपने कवर किया है सर, जो रुतबा और जो मैसेज मुख्यमंत्री पद से जाता है वो विधानसभा अध्यक्ष, उप मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा कद छोटा हो जाता है अपेक्षाकृत। लेकिन राखी राठौर, जो सवाल यहाँ पर राहुल देव सर ने खड़ा किया उसके बाद क्या मानकर चलें कि राजस्थान की जो चर्चा है वो वसुंधरा राजे वर्सेस दिया कुमारी तक सीमित है? देखिए अनुराग जी, तीनों स्टेट्स के अंदर हमारा तरीका वही है, वही लोकतांत्रिक तरीका। विधायक दल की बैठक में तय होता है नाम किसको प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना, और वो सेम प्रक्रिया राजस्थान में भी होगी जैसी छत्तीसगढ़ और एमपी में हुई है। इसमें कोई चेंज होना नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जिस तरह से दीपक जी कह रहे थे कि बहुत टाइम लगा दिया, तो कोई परिवार तो है नहीं कि एक परिवार तय कर देगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं होगा। यहाँ सबकी राय, सबकी विमर्श सबसे किया जाता है और उसके बाद तय किया जाता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। अभी कह रहे थे कि ओबीसी देखिए करना पड़ा इनको मुख्यमंत्री। दीपक जी को शायद मालूम नहीं है कि पिछले 18 साल से हमारी तरफ से तो ओबीसी ही मुख्यमंत्री वहां पर था, इसीलिए इनकी पॉलिसीज का हम पे फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम डिलीवरेंस का है और लोगों ने वोट भी हमें सिर्फ और सिर्फ काम के बूते पर दिया और वही काम आगे भी जारी रहेगा चाहे कोई भी स्टेट हो। ठीक है एनके सर, कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल और शिवराज सिंह चौहान भी ऐसे जो दिग्गज नेता मध्य प्रदेश के थे, उनके लिए भी क्या मोहन यादव के नाम का ऐलान कोई मैसेज छोड़ता नजर आता है आपको 24 में? देखिए, बड़ी सीधी सी बात है अनुराग कि मोदी जी के स्कीम्स को प्रेडिक्ट करना ये हम पत्रकारों के लिए बेहद मुश्किल है।
शायद उन्होंने चैलेंज भी ले लिया है कि पत्रकारों की एक बात भी सही नहीं होने देंगे, वो चुनाव के नतीजे हो या चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो। तो इसमें बिल्कुल सीधी सी बात है कि राजस्थान में कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसको प्रेडिक्ट करना बेहद मुश्किल है, और मोदी जी के स्कीम में हमेशा सरप्राइज होता है, स्टनिंग वैल्यू होता है। ठीक है सर, ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं, ये राजभवन की तस्वीरें हैं जहां पर पहुंचे हैं मध्य प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के पर्यवेक्षक मनोहर लाल खट्टर राजभवन पहुंच चुके हैं। राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, बताएंगे उनको कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक में क्या कुछ फैसला लिया गया है। फैसला लिया जा चुका है, मोहन यादव के नाम पर सहमति बन चुकी है, नाम का ऐलान हो चुका है और अब सिर्फ इंतजार है शपथ ग्रहण की तारीख पर सहमति बनने का। हमारे सहयोगी अतुल शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं। अतुल, राजभवन की सीधी तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। सवाल यही कि शपथ ग्रहण कब हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से राजभवन के अंदर तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस समय पहुंच चुके हैं और राज्यपाल मंगूभाई पटेल को जो है पूरी तरीके से यहाँ पे जो फैसला लिया है उसका अवगत कराएंगे। और उसके बाद देखिए, बीजेपी का हमेशा से रीति रही है। जी, तो देखिए, मैं माफ कीजिए तो आपको रोक रहा हूं। देखिए, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान विधायक दल की बैठक के बाद जो फैसला है उसको यहाँ पर दिखा रहे हैं। पार्टी के लेटर हेड पर जो फैसला लिया गया है उसकी कॉपी यहाँ पर सौंप रहे हैं राज्यपाल को। पार्टी की तरफ से ये बता दिया गया है अब राजभवन में राज्यपाल को कि हमने नेता चुन लिया है। अब आप बताइए, शपथ ग्रहण कार्यक्रम को लेकर आप कब तारीख पर सहमति अपनी दे रहे हैं? महज औपचारिकता सिर्फ बची है। राज्यपाल ने विधायक दल की बैठक का जो पत्र है उसको यहाँ पर रिसीव कर लिया है, शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान होना सिर्फ बाकी है। अतुल, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। देखिए, बिल्कुल अब से कुछ देर बाद तारीखों का भी स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर शपथ कब ली जाएगी। लेकिन तमाम जो नेता हैं वो वहाँ पे राजभवन में है और ये कोशिश कर रहे हैं कि मंगूभाई पटेल से जो निर्णय लिया गया है विधायक दल की बैठक में उनसे उनको अवगत करवा लिया जाए। अतुल, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूँ। ये तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की जो बता रही है कि मध्य प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर 2023 से किस तरीके से शुरू हो रही है।